हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जो आज आपके एमसीक्यू डिस्कस होंगे, मैं बता देता हूं कि वो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो काफी स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन आई थी, काफी स्टूडेंटों ने रिकमेंड किया था कि आप एक्सप्लेनेशन भी दिया कीजिए जो आप क्वेश्चन करवाते हो। तो ठीक है, जो आज से हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, सभी क्वेश्चनों की हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी ये क्लास। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस रेड बटन पर आप क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, उस बेल वाले आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप भविष्य में आने वाली सभी वीडियो के अपडेट पा सकें। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज हम इस वीडियो के लिए एम रखेंगे वो रखेंगे हम 500 लाइक्स का। तो आई होप आपके लिए 500 लाइक्स कोई ज्यादा नहीं है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is presided by non-member? कि निम्नलिखित में से जो कौन सा सदन है जो उसके नॉन मेंबर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। तो अब हम राज्यसभा के बारे में जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कि राज्यसभा आपको पता है कि आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और जो राज्यसभा को भारत का उच्च सदन माना जाता है, भारत का उच्च सदन माना जाता है। और इसकी जो टोटल मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल मैक्सिमम मेंबर हैं जो इसके वो हैं 250, जिसमें से जो आपके 238 मेंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि डिफरेंट फील्ड से रिलेट करते हैं। और आपको पता है कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। और आपको पता है कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है और जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है राज्यसभा के सदस्य के लिए, पहली होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो उसकी उम्र है, आयु है, वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व पाना चाहता है तो उस राज्य के संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनी बिल होता है, जो मनी बिल लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है, वो राज्यसभा में जब भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास कितने दिन होते हैं उस बिल को पास करने के लिए? तो होते हैं 14 दिन, यानी कि 2 वीक्स। की द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो उसका कार्यकाल कितनी उम्र तक का होता है? मीन्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द रीच एज ऑफ, तो होता है उसका कार्यकाल 65 ईयर तक की एज तक का। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट से जुड़े और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कि जो प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भारत के 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनका नाम है जगदीश सिंह खेहर। और जो भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था HJ कानिया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम इसकी बात करें, कार्यकाल की जब बात करें, तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो थे YV चंद्रचूड़, जिनका जो कार्यकाल था वो था 7 साल का।
और जो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की गई थी आर्टिकल 124 के तहत। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो पहली क्वालिफिकेशन कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा वह हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए जज के पद पर रहा हो, और दूसरी जो क्वालिफिकेशन होती है कि वह 10 साल के लिए कम से कम 10 साल का उसका अनुभव होना चाहिए वकालत का हाई कोर्ट में या 2 से 2 अधिक कोर्ट्स में। और जो रेजिग्नेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो देते हैं प्रेसिडेंट को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय, तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी पढ़ा है कि आर्टिकल 124 के तहत जो है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, तो उसको अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लोकसभा से जुड़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो है आपकी 552 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, और 530 है जो आपके स्टेट्स को, और जो 20 मेंबर्स हैं वो आपके यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। और आपको पता है कि जो लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है स्पीकर के द्वारा। जो करंट में हैं लोकसभा की स्पीकर वो हैं सुमित्रा महाजन। और जो रेजिग्नेशन होता है स्पीकर का, लोकसभा के स्पीकर का, तो वो अपना रेजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। और जो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर का यानी कि स्पीकर का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, और जो कार्यकाल होता है लोकसभा का वो होता है 5 साल का। मैंने आपको बताया था कि आप राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी लोकसभा है वो 5 साल के कार्यकाल से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है। जो पार्लियामेंट का सेशन होता है वो हर साल में 2 बार होना जरूरी होता है, और जो भी सेशन होता है पार्लियामेंट का तो 2 सेशन के बीच कभी भी गैप होता है जो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम एज होती है लोकसभा के सदस्य की वो होती है आपकी 25 ईयर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड सिक्योर। सो जो प्रेसिडेंट होता है, जब इलेक्शन होते हैं आपके प्रेसिडेंट के, तो उसको मोर देन 50% वोट्स एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड लेना जरूरी होता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भारत का फर्स्ट नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है, और वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। और ये जो क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, ये जो आज आपका एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट क्लर्क ऑफ हरियाणा का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है वो होता है भारत का चीफ जस्टिस। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें प्रेसिडेंट के, तो आर्टिकल 58 में कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन की गई हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो एज है वो 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और वह किसी गवर्नमेंट के पद पर या फिर किसी गवर्नमेंट के ऑफिस के पद पर, प्रॉफिट पद पर वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के वो आर्टिकल 54 में मेंशन किए गए हैं। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली वे में होते हैं, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट सिस्टम का यूज किया जाता है। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है नॉमिनेशन के लिए प्रेसिडेंट की, वो होती है 15,000 रुपए। और जो मेंबर होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, वो उसमें मेंबर होते हैं आपके जो इलेक्टेड मेंबर होंगे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के। फिर उसके बाद जो आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के, और फिर इलेक्टेड मेंबर होंगे आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ एक नोट जो कि है द वैकेंट वैकेंसी जो कि प्रेसिडेंट की होगी वह 6 महीने के अंदर भरी जानी चाहिए। यानी कि अगर प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी होती है वो खाली होती है, जो पद होता है, तो वह उस पर इलेक्शन जो होते हैं आपके वह 6 महीने के अंदर संपन्न की हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट की जाती हैं, जो मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इसके अंदर अपॉइंटमेंट रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो पहला है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो भी आपके अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भारत के लॉ ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जो, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दो कैग के जो जनरल होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये भी आपका अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और स्टेट के गवर्नर होते हैं वो सभी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये भी आपका अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यदि आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रह गई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इमरजेंसी पावर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, कि जो इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो पहली है वो है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर आती है। यह कब लगती है देश में? यदि देश में एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है तो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। और यह आती है आपकी आर्टिकल 352 के अंडर। फिर आती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। यदि किसी स्टेट की सरकार उसमें कानूनी व्यवस्था बनाने में असफल हो जाती है तो वहां पर होता है जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, और ये आर्टिकल 356 के अंडर आती है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आपकी 360 आर्टिकल के अंदर आती है। आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके इमरजेंसी से रिलेटेड, वो हैं कि जो आपकी पहली नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी आपकी 1962 में, और ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब लगी थी? इंडो चाइना वॉर। फिर जो आपकी दूसरी सेकंड इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब। और जो तीसरी इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी आपकी 1975 में। अब देखिए जो आपकी ये पहले वाली दो इमरजेंसी लगी हैं, एक तो 71 और एक 62 में, ठीक है। तो ये जो 75 में लगी है इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो पहली आपकी दो इमरजेंसी लगी हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के कारण लगी हैं, ठीक है। और जो आपकी 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी उसका कारण क्या था? इंटरनल डिस्टरबेंस, जो कि आपको पता है इंदिरा गांधी जी के टाइम में लगी थी। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि भारत में अभी तक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रॉब्लम नहीं आई है, यानी कि भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट है आपका वीटो पावर। आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर होती हैं, कि जैसे पहली होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो। तो
तो एब्सोल्यूट वीटो पावर कौन सी होती है? एब्सोल्यूट वीटो के तहत जो प्रेसिडेंट होता है वह किसी बिल पर या किसी भी अमेंडमेंट पर जो है अपनी अनुमति नहीं देता, वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेता है। तो ये होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो। और जो सस्पेंशन वीटो क्या होती है? सस्पेंशन वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल को या फिर किसी भी अमेंडमेंट को संसद के अंदर पुनः विचार के लिए यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो ये होती है सस्पेंशन वीटो। पॉकेट वीटो को आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास यदि कोई बिल या विधेयक आएगा तो प्रेसिडेंट कुछ अनिश्चित काल समय के लिए यानी कि इनडेफिनाइट पीरियड के लिए उसे अपने पास रख लेता है। इसका मतलब क्या होगा कि ना तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया देगा, ना ही प्रेसिडेंट उस बिल को या विधेयक को पुनः वापस संसद में भेजेगा रिकंसिडरेशन के लिए। तो जो पॉकेट वीटो का अभी तक जो इस्तेमाल किया गया है वो किया था एक बार ज्ञानी जैल सिंह जी ने। और ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के पहले सिख राष्ट्रपति भी रहे हैं। ध्यान रखना, जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। और उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था सन 1986 में। कौन से बिल के तहत? पोस्टल बिल के तहत। नेक्स्ट है आपका कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए कि जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का माना जाता है। जो सबसे लंबा कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। और जो भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका सबसे छोटा कार्यकाल भी माना जाता है। और ये भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर है आपके फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट जो कौन थे भारत के? तो वो थे वीवी गिरी। प्रेसिडेंट हु आल्सो वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो भारत का चीफ जस्टिस भी था और बाद में प्रेसिडेंट भी रहा, तो वो थे एम हियादुतुल्ला। ये लगभग 1 या 2 महीने के लिए भारत के राष्ट्रपति बने थे, एम हियादुतुल्ला। उसके बाद है आपका यंगेस्ट प्रेसिडेंट। यंगेस्ट प्रेसिडेंट है आपके एन संजीवा रेड्डी। और इनकी उम्र थी 64 ईयर जब ये प्रेसिडेंट बने थे। फिर यह है आपका फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया है, ज्ञानी जैल सिंह। फिर है आपका फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट। और ये थे भारत के सबसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट, तो आपको पता है मिस प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल था 2007 से लेके 2012 तक का। और जो अब वर्तमान में है प्रेसिडेंट भारत के वो हैं श्री प्रणब मुखर्जी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया offers advice to president on matters of legal, public and constitutional importance based on। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह एडवाइजरी बॉडी एक्ट करती है प्रेसिडेंट के लिए कुछ मुद्दों पर। तो यह कौन से आर्टिकल के तहत आता है? यह आता है आपका आर्टिकल 143 के तहत। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है प्रेसिडेंट के पास कि उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना जरूरी होता है, या फिर यह भी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह देगी कि प्रेसिडेंट को उसको मानना पड़ेगा। ये प्रेसिडेंट की इच्छा होती है कि वह सलाह को माने या ना माने। नेक्स्ट है आपका व्हेन द पोस्ट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट। तो जब आपके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद दोनों खाली होंगे तो तब भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ खाली हो जाते हैं तो जो उस समय भारत का राष्ट्रपति बनेगा, तो उस समय जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो, वो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। और यदि किसी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं मौजूद होते तो जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, मोस्ट सीनियर जज होगा, वो एक्ट करेगा, वो बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो आपको पता है जो फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सो ऑप्शन डी है आपका आंसर। और अब हम जानते हैं फाइनेंस कमीशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइनेंस कमीशन है जो आपका बना था 22 सितंबर 1951 को आर्टिकल 280 के अंडर। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल काफी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो जो आता है आर्टिकल 280 के तहत। और जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है टैक्स का जो रिवेन्यू होता है उसको सेंटर और स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। जो पहला आपका फाइनेंस कमीशन था उसके जो हेड थे वो थे केसी नियोगी, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपका पहला फाइनेंस कमीशन बना था वो बना था 1951 के अंदर। और जो उसकी वर्किंग थी वो थी 1952 से 57 की। जो अब प्रेजेंट में जो आपका फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 14वां फाइनेंस कमीशन है और जिसके हेड हैं डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। और ये बना था 2013 में और जो इसकी वर्किंग है वो है 2015 से लेके 2020 तक की। हु ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। तो आपको पता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है और जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 324 के अंदर आता है। तो ये दोनों ही हैं बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। और जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है और प्लानिंग कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन ए है यानी कि 1 है, ए और सी है वो राइट आंसर है। अ बिल इज मनी बिल और नॉट डिसाइडेड बाय। तो अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है तो ये डिसाइड किया जाएगा जो लोकसभा का स्पीकर होगा उसके द्वारा। सो ऑप्शन बी है आपका इसका राइट आंसर। राज्यसभा हैज नो रोल इन। तो जो राज्यसभा का जो रोल किस निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में राज्यसभा का रोल नहीं होता। तो आपको पता है कि जो लोकसभा के स्पीकर के जो इलेक्शन होते हैं जिसकी डेट, एक बात ध्यान रखना, जो लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की डेट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, ठीक है। और जो डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट होती है, ध्यान रखना, जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट होती है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा आपकी फिक्स की जाती है, ठीक है। तो जो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है वो लोकसभा में ही होता है, जो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के स्पीकर को। तो जो इलेक्शन ऑफ स्पीकर होता है लोकसभा का, उसमें जो आपका राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। आफ्टर जनरल इलेक्शन द प्रोटेम स्पीकर इज। तो जो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम का मतलब क्या होता है? प्रोटेम का मतलब होता है आपका अस्थाई, ठीक है। तो अस्थाई जो स्पीकर होगा वो कौन होगा? तो जो अस्थाई स्पीकर होता है वो होता है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। और ये तब तक रहता है जब तक जो आपके नए लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन नहीं हो जाते। तो तब तक ये जो सारा कार्यभार होता है स्पीकर का यही संभालता है। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पर डाली गई हैं या फिर किसने उन्हें रिकमेंड किया था। तो ध्यान रखना, जो आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको रिकमेंड किया था। और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो रशियन मॉडल पर बेस हैं। ये ध्यान भी रखना आपकी रशियन मॉडल पर बेस है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। जो टोटल शुरू में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी वो थी टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। यहां पर मैं बताता हूं आपको कि जो प्रारंभ में जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी थी वो थी 10। तो जो आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड की गई थी
86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2002 के अंदर। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि हुआ था 1976 में। और 42nd अमेंडमेंट की एक और खास बात है कि इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी 42nd अमेंडमेंट को जाना जाता है। और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो आर्टिकल 51A और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं। और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो नॉन एनफोर्सिएबल और नॉन जस्टिकेबल हैं। मतलब कि यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन करते हो या व्योलेशन करते हो तो जो कोर्ट के द्वारा होगा आपको पुनिशमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन फॉर। तो सुप्रीम कोर्ट होती है गार्डियन, वो होती है आपके फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हैं और ये आर्टिकल 12 से लेके 32 तक आते हैं, ठीक है। और जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। आपको पता है कि जो पहले आपके टोटल फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो अमेंडमेंट 44 के जरिए आपका जो है डिलीट किया गया था। और अब जो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A के अंदर आता है। ये ध्यान रखना आप, आर्टिकल 300A के अंदर आता है और अब वो पार्ट 12 में है, पार्ट 12। और अब ये आपका फंडामेंटल राइट ना होकर एक लीगल राइट है, ये भी ध्यान रखना आप, लीगल राइट है। और अब जो प्रेजेंट में है जो आपके वो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि आर्टिकल जो 17 है वो किससे रिलेट करता है। सो जो आपका आर्टिकल 17 है वो रिलेट करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसी तरह जो आपका आर्टिकल 15 है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार। तो ये आपका डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ। यानी कि आप किसी व्यक्ति को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप उसे भेदभाव नहीं कर सकते। और इसी तरह जो आपका आर्टिकल 21 है वो आपका डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ध्यान रखना कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अमेंडेबल हैं, इन्हें अमेंड किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन्स थ्रू। तो ध्यान रखना जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसका वचन दिया जाता है प्रियम्बल के थ्रू। तो आपको प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो भी पता होने चाहिए कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना आप। और प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये भी आपका क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। प्रियम्बल इंडिकेट दैट द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये ध्यान रखना आप कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का वो है जस्टिस एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल। और जो ये आपका जस्टिस एट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल है ये आपका लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन से, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो ये है लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यानी कि जो आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो आपका लिया गया है ये लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और जो आप आज एग्जाम था हरियाणा कोर्ट क्लर्क का, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आइडिया है प्रियम्बल के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का,
वो कौन से रेवोल्यूशन से लिया गया है, तो वो लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये ध्यान रखना आप। प्रेम्बल है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, ठीक है। और प्रेम्बल कैन बी अमेंड बाय पार्लियामेंट, जो प्रेम्बल है वो भी अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 368 का यूज करके। और अब आज से लेके जब से प्रेम्बल बना है और आज तक प्रेम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, और वो भी आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि हुआ था 1976 में। उसके अंदर क्या किया गया था, प्रेम्बल के अंदर सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रेम्बल के अंदर, और ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये ऐड किए थे आपके 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, और जो हुआ था 1976 में। पंचायत राज सिस्टम इज बेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको पता है कि जो पंचायत राज सिस्टम होता है वो विकेंद्रीकरण पर बेस्ड होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पर, जिसमें आपका क्या किया जाता है, जो पावर होती है आपकी उच्च तबके से आपकी लोअर तबके को ट्रांसफर की जाती है। सो जो डिसेंट्रलाइजेशन का सपना था वो था श्री महात्मा गांधी जी का, पंचायत राज का। तो पंचायत राज से जुड़ी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपके एग्जाम से रिलेटेड। जो पहला ऐसा राज्य है, भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पूर्ण रूप से पंचायत राज सिस्टम को अपनाया था, तो वो था राजस्थान। और राजस्थान में यह शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। किसने शुरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कहां शुरू किया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके ठीक 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में भी जो है पंचायत राज सिस्टम लागू किया गया था। आज भारत के हर एक राज्य में जो है आपका पंचायत राज सिस्टम है, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि आपका नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, इसके अंदर पंचायत राज सिस्टम नहीं है। और जो आपकी सभी यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी के अंदर है आपका पंचायत राज सिस्टम है, बस दिल्ली को छोड़कर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है भारत के अंदर पंचायत का, वो 3 टायर बेस होता है। कुछ के अंदर 2 टायर भी है, कुछ के अंदर 4 टायर भी है, लेकिन जो मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है 3 टायर बेस। यानी कि पहले होता है आपका जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर आता है आपका पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, फिर आती है आपकी विलेज पंचायत जो कि विलेज लेवल पर होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट था जो कि 1993 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, और ये पंचायत राज सिस्टम का लैंडमार्क साबित हुआ था भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पंचायत राज सिस्टम था वह 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 73rd जो आपका अमेंडमेंट था ये पास होने के बाद। और जो आपका पंचायत राज सिस्टम था वो बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायत राज को स्थापित करने की सिफारिश की थी। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बलवंत राय कमेटी का संबंध किससे है, तो वो है पंचायत राज सिस्टम से। ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में गठित की गई थी। रिट्स आर इश्यूड बाय, तो जो आपकी रिट्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा ही इशू की जाती हैं। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। तो आपको यह भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिट्स होती हैं, और जो रिट्स होती हैं किस किस पोजीशन पे होती हैं जो कोर्ट के द्वारा इशू की जाती हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं। तो चलिए मैं आपको साथ डिस्कस करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो रिट्स होती हैं वो जैसे कि आपकी पहली है हैबियस कॉर्पस जो कि आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस निषेध प्रोहिबिशन, अधिकार प्रेच्छा क्यो वारंटो और उत्प्रेषण लेख। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। पहले मैं बताता हूं आपको हैबियस कॉर्पस जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कि कब कोर्ट के द्वारा इसको इशू किया जाता है। कि जो यदि कोई व्यक्ति जिसको बिना किसी कारणवश पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, ठीक है, और उसे
24 घंटे तक कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता। ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो किसी कारणवश तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, तो इस रिट को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, और ये रिट है जो कोई भी फाइल कर सकता है, या तो वो व्यक्ति खुद या फिर उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति। तो इस रिट के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है, और यदि वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो जो व्यक्ति होता है जिसने उसको डिटेन किया था उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जिस व्यक्ति को डिटेन किया था जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते, आप ये ऐसा बोल सकते हैं, तो उसको रिहा कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो आपकी हैबियस कॉर्पस होती है वो हमारी पर्सनल फ्रीडम को बढ़ावा देती है, और जो आपकी मैंडेमस होती है जिसे परमादेश बोलते हैं, तो यह इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा किसी भी पदाधिकारी या फिर किसी भी सार्वजनिक संस्थान को कि वह जो अपना कार्य है, वह उत्तरदायित्व है अपना ठीक से नहीं निभा रहा है, तो आप अपना उत्तरदायित्व है जो कार्य है वो से ठीक से निभाइए। तो ये होता है मैंडेमस। फिर होता है आपका प्रोहिबिशन, निषेध। फिर आता है आपका प्रोहिबिशन, निषेध। इस रिट के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह निम्न न्यायालय को आदेश जारी करता है कि वह किसी ऐसे मामले में कार्रवाई को तुरंत रोक दे जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हो। तो आपकी ये जो प्रोहिबिशन है ये उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी की जाती है, ये ध्यान रखना आप। फिर है आपकी अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। इसे कब इशू किया जाता है? इसे तब इशू किया जाता है जब भी कोई व्यक्ति हो जो किसी पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत ना हो, परंतु फिर भी वह उस पद पर कार्य कर कर उसका लाभ उठाता हो, तब इस रिट को इशू किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वह इस पद पर किस आधार पर कार्य कर रहा है। फिर आता है आपका उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख को कब इशू किया जाता है? फिर आता है आपका उत्प्रेषण लेख। ये कब इशू किया जाता है? ये रिट तब इशू होती है जब आपको अपना जो विवाद या कोई मुद्दा होता है वो निम्न न्यायालय से आपको उच्च न्यायालय में भेजना होता है, तब उत्प्रेषण लेख को इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। तो आप सभी को पता है स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा। द एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ। सो जो एस्टिमेट कमेटी होती है आपकी उसके कितने मेंबर होते हैं? तो जो एस्टिमेट कमेटी होती है आपकी उसके 30 मेंबर होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी होती हैं पार्लियामेंट की जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पहली होती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसे 1921 के अंदर स्थापित किया गया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एक्ट 1919 के तहत स्थापित किया गया था। इसके टोटल 22 मेंबर होते हैं, जो आपके 15 तो होते हैं लोकसभा से और जो आपके 7 होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। और जो इसके मेंबर होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वह 1 साल का होता है। और ध्यान रखना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कोई भी मेंबर मिनिस्टर नहीं होता, कोई भी मिनिस्टर इलेक्ट नहीं किया जाता, सिलेक्ट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना आप। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात कि जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो चुना जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। जो आपके मेंबर सिलेक्ट होते हैं उन्हीं में से एक मेंबर को चुना जाता है। और एक और बात आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो हर साल जो आपकी कैग के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है उसको एग्जामिन पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। फिर आता है आपका एस्टीमेट कमेटी। फिर आता है आपका एस्टीमेट कमेटी। जो स्वतंत्र भारत के बाद जो पहली आपकी एस्टीमेट कमेटी थी वो बनी थी सन 1950 के अंदर, जिसे रिकमेंड किया था जॉन मैथई ने। और जॉन मैथई उस टाइम भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये ध्यान रखना आप।
और इसके अंदर भी जो आपके मेंबर होते हैं, ठीक है, वो टोटल होते हैं आपके 26। जब ये बनी थी इसके अंदर मेंबर थे आपके टोटल 26, लेकिन बाद में 1956 के बाद इसके मेंबरों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 30। तो आज इस कमेटी के अंदर टोटल 30 मेंबर होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो सभी मेंबर होते हैं एस्टीमेट कमेटी के, वो सारे लोकसभा से होते हैं, ये आप ध्यान रखना। और इनका भी कार्यकाल होता है जो आपका 1 साल का होता है। फिर है आपका कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सो जो ये कमेटी है ये बनी थी आपकी सन 1964 में, और ये बनी थी आपकी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, ये ध्यान रखना आप। पहले इस कमेटी के टोटल 15 मेंबर हुआ करते थे, जो सन 1974 के बाद जिनकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। तो आज इसके टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 तो होते हैं लोकसभा से, और जो आपके 7 होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से, ये आप ध्यान रखना। और जो इनके भी सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू पार्लियामेंट टू पास द ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो टोटल पार्लियामेंट के पास होते हैं 6 वीक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका काफी, और ये एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका ड्यूल सिटीजनशिप इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सो जो ड्यूल सिटीजनशिप का फीचर है आपका, वो कौन सी गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट होता है? तो वो होता है आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एन इलेक्ट्रोल सिस्टम अंडर विच अ लेजिस्लेशन रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत, जो कि वोटिंग एज पहले 21 साल थी, घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो वो था आपका 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 1988 में। द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो आपको पता है जो फाइनेंस कमीशन होता है इंडिया में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। द मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। सो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाता है भारत में, ये बना था 1 अक्टूबर 1926 में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे आपके रॉस बार्कर, ROSS रॉस बार्कर, BARKER, सर रॉस बार्कर। और जो इनके सदस्य होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट होती है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट की जाती है? तो वो की जाती है प्रेसिडेंट को, ध्यान रखना आप। और जो ये इनका रेजिग्नेशन भी होता है कि अगर कोई भी मेंबर रेजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मनी कैन बी स्पेंट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद विच अप्रूवल ऑफ। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मनी खर्च की जाएगी उसके लिए किसकी अप्रूवल होना अनिवार्य होता है? तो वो होती है आपकी पार्लियामेंट की। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड वह होता है जिसमें सरकार अपनी सभी राजस्व या फिर जो ऋण गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट ने ऋण दे रखा है उसकी जो राशि वापस आएगी, उसका जो ब्याज वापस आएगा,
वो सारा का सारा आपका कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, वो की गई थी आर्टिकल 266 के तहत। ये ध्यान रखना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। सो जो नागालैंड है वो क्या है, एक राज्य है, तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द डॉग्स सब्जेक्ट टू प्लानिंग फिगर। सो जो आपका प्लानिंग आता है वो आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। हु फाउंडेड द रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर थे भीमराव अंबेडकर। द हाई कोर्ट विच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इज। तो वह है आपकी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, क्योंकि जो लीला सेठ थी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि 1978 के अंदर पहली वुमेन जज बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की। 1978 के अंदर पहली वुमेन जज बनी थी वो दिल्ली हाई कोर्ट की। बाद में इन्हें 1991 में इन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये हम कर चुके हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ। तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट पावर है वो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज चार्ज्ड ऑन। तो जो हाई कोर्ट के जज की पेंशन होगी वो किस पे चार्ज की जाएगी, वो की जाएगी आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ। हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर चार्ज की जाएगी। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात होती तो जो आपकी फिर पेंशन चार्ज की जाती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स अ कमेटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस देन इट इज नोन एज। ध्यान रखना, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली तो होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, जो कि होती है आपकी परमानेंट, जो कि मैंने आपको बताई थी 3 कमेटी। और दूसरी होती है आपकी एडहोक कमेटी। एडहोक कमेटी होती है आपकी अस्थाई, ADHOC। एडहोक कमेटी होती है आपकी अस्थाई, जिन्हें कुछ पर्पस के लिए बनाया जाता है और उनका कार्यकाल तब तक ही चलता है जब तक वो पर्पस पूरा ना हो। तो ऐसी कमेटी को बोला जाता है आपकी एडहोक कमेटी। और एडहोक कमेटी भी आपकी 2 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी इंक्वायरी कमेटी और दूसरी होती है आपकी एडवाइजरी कमेटी। ये ध्यान रखना आप। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अगर स्टेट की बात होगी तो नाम आएगा एडवोकेट जनरल का। अगर मैं आपसे बात करूं हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो तब आता है नाम किसका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ध्यान रखना, जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट है वो हमारे आर्टिकल 76 में दर्शाई गई है और इनके पास जो राइट्स होता है कि यह किसी भी सदन में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो आपका लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, बट जो इनको वोटिंग राइट नहीं होता, यानी कि किसी भी जो मत होता है आपका उस पर वोट नहीं कर सकते। कोई भी मुद्दा होता है जो आपको उस पर वोट ना तो राज्यसभा में और ना ही लोकसभा में वोट कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन है पूछता हूं जो आपसे, कि जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका द माइंड एंड आइडियल ऑफ द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिफ्लेक्टेड इन दी। ये मैंने आपको बताया था द प्रेम्बल।
फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 5 years. The anti-defection law was passed by the Indian Parliament in the year. So जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ था वो हुआ था सन 1985 में. Citizen of India can vote at the age of 18 years. A state cannot exist without. So a state cannot exist without some kind of government. सरकार का होना वहां जरूरी है. The governor of Indian state is appointed by. तो गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट होगा जो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा. द मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ. तो इसका आंसर है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. विच कंट्री फॉलोइंग द वन पार्टी सिस्टम. आपको पता है इसका आंसर है चाइना. चाइना फॉलो करता है वन पार्टी सिस्टम. इंडिया में जो है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती हैं, जो परमानेंट कमेटी होती हैं. तो मैंने आपको बताया था कि एडहोक कमेटी होती है आपकी, दो टाइप की होती हैं. एक तो होती है आपकी इंफॉर्मेटिव और एक होती है आपकी एडवाइजरी. एक होती है आपकी इंक्वायरी और एक होती है एडवाइजरी. सो जो आपकी कंसल्टेटिव कमेटी होगी वो क्या होगी, एडहोक कमेटी होगी, ना कि स्टैंडिंग कमेटी. द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम. तो जो आइडिया ऑफ लोकपाल है वो लिया गया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से. द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन. So the success of democracy depend upon the right to personal liberty. As per Indian Constitution, the right to property is a. तो आपको पता है अब जो आपका right to property है वो क्या है, एक legal right है. Directive principle of state policy in Indian Constitutions is taken from which country? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो ली गई हैं आयरलैंड से, यानी कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू विद यूनियन बजट. तो जो आपकी कट मोशन है वो रिलेट करती है यूनियन बजट से. राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट. तो जो राइट टू एजुकेशन था आपका वो फंडामेंटल राइट कब बना, वो बना आपका 1 अप्रैल 2010 को. When was the national emergency imposed by the President of India on grounds of internal disorder? तो इंटरनल डिसऑर्डर मैंने बताया था आपको, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे जो आपकी इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी सन 1975 में. द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ. तो 6 साल के लिए जो क्या है राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सीज्ड टू बी फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको पता है जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब वो एक लीगल राइट बन गया है. देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये कितनी बार, आई थिंक 3 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन आपने इसमें एक चीज नहीं ध्यान करी कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो हर बार चेंज हुई है. Who act as the chairman of state planning board. So जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. 5-year प्लान दैट गेव प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रीज वॉज. तो जो आपका सेकेंड 5-year प्लान था उसमें आपके रिकमेंडेशन की गई थी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की. जो आपका सेकेंड 5-year प्लान है उसे नेहरू महिलानोभिस प्लान भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना. और इस प्लान के तहत सेकेंड 5-year प्लान के तहत जो आपके दुर्गापुर का स्टील प्लांट, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है आपका दुर्गापुर का स्टील प्लांट जो कि यूनाइटेड किंगडम की कॉर्पोरेशन से लगा था, और आपका राउरकेला स्टील प्लांट जो आपका जर्मनी की कॉर्पोरेशन से लगा था,
फिर था आपका भिलाई स्टील प्लांट, जो आपका यूएसआर यानी कि यूएसएसआर यानी कि रशिया के कॉपरेशन से लगा था। तो वो सारे ये तीनों प्लांट जो आपके लगे थे 5 ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगे थे। द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। तो आपको पता है जो नरगिस थी उन्हें अपॉइंट किया गया था, जो पहली स्क्रीन लेडी थी, जो पहली हीरोइन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द राज्यसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर। ये ठीक है आपका। पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द लोकसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 25 ईयर, तो ये भी सही है आपका। अ पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर, ये गलत है आपका। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 25 ईयर, और जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो आपकी मिनिमम एज होगी, ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो आपकी मिनिमम एज होगी 30 ईयर। ए पर्सन एलिजिबल टू वोट फॉर इलेक्शन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, ये ठीक है आपका। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर इसका। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। सो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड ओनली वन टाइम इन इंडिया सो फार? सो जो आपकी इंटरनल इमरजेंसी है, मैंने आपको बताया था इंटरनल इमरजेंसी 1975, वो एक बार ही लगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंडरेंस टू लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस? तो जो आपका सेंट्रलाइजेशन है, ये इसका आंसर है। विच इज परमानेंट इंस्टीट्यूशन? सो जो एक फैमिली होती है वो एक क्या है? परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट? सो जो आपकी डिसमिस जो टर्म है वो पार्लियामेंट से रिलेट नहीं करती। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रू। तो हमें सबको पता है कि ये किसके द्वारा होता है? कैग के द्वारा। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ। तो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि आपको पता है कि सन 1975 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट मिनिस्टर से बिना डिस्कस किए जो क्या है प्रेसिडेंट को एडवाइस किया था नेशनल इमरजेंसी लगाने का। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो बाद में पता चला था मिनिस्टर्स को, तो तब अमेंडमेंट 44 के तहत ये सिक्योर किया गया था कि आगे जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी वो रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए उसमें किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। जो अकेला प्राइम मिनिस्टर है वह अकेला यह डिसीजन नहीं ले सकता। द जज ऑफ हाई कोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। तो जज ऑफ जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। 0 आवर इज एट डिस्क्रेशन ऑफ, तो स्पीकर। 0 आवर जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था भाई वो हुआ था 1962 में, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 0 आवर क्या होता है? 0 आवर बेसिकली जो आपका क्वेश्चन आवर होता है, जब पार्लियामेंट शुरू होती है आपकी तब क्वेश्चन आवर शुरू होता है, और प्लस क्वेश्चन आवर के बाद जो नेक्स्ट एजेंडा होता है पार्लियामेंट का उसके बीच का जो टाइम होता है वो होता है 0 आवर। और इसके दौरान जो भी क्वेश्चन रेज किए जाते हैं उनके लिए कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता पहले से। द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम।
तो जो कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। तो कुछ इंपॉर्टेंट और फीचर्स हैं आपके जो हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं और वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1935 का, उससे हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है। फिर आता है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम और बाइकैमरलिज्म लिया है। और ये मैं एक बात बता दूं आपको, मैं यहां पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट है जो आपकी जो फीचर है वो छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। फिर है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूएसए से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके। फिर आपका जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कहां से लिया है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने क्वेश्चन किया था। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आपका लिया गया है आयरलैंड से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय स्टेट और रेजिडरी पावर वेस्टिंग इन सेंटर। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है आपका जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं जिसे। इससे हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये ध्यान रखना आप। फिर आता है आपका यूएसएसआर यानी कि रशिया से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमने प्रेम्बल में इंक्लूड किए हैं, मैंने आपको पहले बताया था शुरू में। फिर आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने लिए हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जो आपका फीचर है जो इंपॉर्टेंट आपने पढ़ रखा है और मैंने डिस्कस नहीं किया, तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट बिकॉज इन आवर कंट्री स्टेट हैज नो रिलीजन। In case no party enjoys absolute majority in the legislative assembly of a state, the governor will go by, तो governor will go by his own discretion. If the Prime Minister of India submit his resignation to the President, then it will mean the resignation of, तो क्या होगा? Entire Council of Ministry का resignation माना जाएगा। The upper house of the state legislature in India is called, तो जो अपर हाउस होता है उसे बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। When was Indian Constitution adopted? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था भारत के अंदर कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन ओनली लाई ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस? तो मैंने आपको बताया था कि वो है आपकी मैंडेमस। द इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू दी, तो ये देती है आपकी प्रोमिनेंस सिटीजन्स को, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जो आपके इसेंशियल फीचर होंगे वो किसके लिए होंगे? सिटीजन्स के लिए ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अंडर द स्टेट लिस्ट? तो जो आपकी एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट लिस्ट की आइटम है।
व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड? तो जो आपके पहले इलेक्शन हुए थे वो थे 51 से 52 के बीच में। तो आपका ऑप्शन बी है राइट आंसर। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी? तो जो प्रियम्बल को प्रपोज किया था वो किया था श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज? तो जो राइट टू पब्लिक ऑफिस है आपका, ये एक सिविल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? तो जो आपका बजट सेशन होता है ये होगा इसका आंसर। हु इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस? सो जो आपकी जुडिशरी होगी वो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशंस को। सो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रेस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप? तो जो पार्लियामेंट होती है। When were the fundamental duties of Indian citizen incorporated in constitutions? तो आपको पता है सन 1976 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। Who was the chairman of drafting committee of the Constitution Assembly? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। The expenditure made on which of the following does not require budgetary approval every year? तो जो आपके नेचुरल डिजास्टर में जितना खर्चा होगा उसके लिए। What should be the gap between first no confidence motion and second no confidence motion? तो जो आपका गैप होना चाहिए वो होना चाहिए आपका टोटल 6 मंथ का। पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो जो आपका पंचायत राज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था आर्टिकल 40 के अंदर। नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ सिविल ड्यूटी। द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेट इन? तो ये ओरिजिनेट हुआ आपका इंग्लैंड से। द नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल इज चेयर्ड बाय दी? तो नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल है जो आपकी, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे आपके सुकुमार सेन। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको बताया था जो कैग के अधिकारी होते हैं उनकी जो टर्म होती है वो टोटल 6 ईयर की होती है। इन विच ईयर वॉज द हाउस ऑफ द पीपल नेम्ड एज लोकसभा? तो 1954 में तो जो हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहा गया था। 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्स मीन? ये मैंने आपको बता दिया था कि जो इंटरवल होगा क्वेश्चन आवर का और नेक्स्ट एजेंडा होगा जो उसके बीच का जो टाइम होगा। अंडर द ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ईच वोटर कैन? तो ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंदर जो वोटर्स होगा वो इंडिकेट कर सकता है मैनी प्रेफरेंसेस एज देयर कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। सो गाइज ये थे आपके जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैं आशा करता हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।